देखिए आईपीसी में आपका सेक्शन 94 पढ़ाया जा रहा था और यहाँ से भी आपका दो मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं। इंटरव्यू में भी बनता है, प्री में भी और मेंस में भी। आपका मेंस में ये क्वेश्चन बना है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। या दूसरा मॉडल बन सकता है, विवशता कब बचाव होगी उन प्रावधानों का वर्णन करिए। जब भी इस मॉडल को लिखेंगे तो आपका दो मैक्सिम उठाइएगा, फिर आपका 94 उठाइएगा और एक केस आप देंगे। केस ज़्यादा है नहीं, आपका एक केस जो देंगे वह देंगे आपका बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का। जब भी इस क्वेश्चन को लिखिए तो आइए मॉडल चला जाए, शुरुआत किया जाए। फिर एक बार प्रश्न हम बना देते हैं कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। या इसमें बन सकता है कि व्यवस्था कब बचाव होगी उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। देखिए कैसे आपका शुरुआत करना है इस क्वेश्चन का। देखिए आंग्ल विधि का यह प्रसिद्ध सिद्धांत है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रिया, यानी कि अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। अर्थात अपराध के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। एक्टस रिया का मतलब आपराधिक कार्य और मेंस रिया का मतलब आपराधिक आशय। लेकिन इसी आधार पर आप इस मैक्सिम से एक और मैक्सिम निकलती हैं कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति उस कार्य के लिए दंडित न किया जाए जो उसने स्वेच्छा से नहीं की है, धमकीवश किया है या धमकीवश विवश होकर किया है। तो ऐसी दशा में इस आधार पर बचाव मान्य किया गया है और आईपीसी के सेक्शन 94 में 94 की जो शुरुआत है वह आपका होती है, कह सकते हैं एक्सेप्शन से। व्यवस्था कब बचाव देगी, आइए एक एक पॉइंटों को देखा जाए। आपका कब बचाव देगी व्यवस्था, कब नहीं देगी। बेयर एक्ट की भाषा देखी जाए, बेयर एक्ट में एलिस्टेशन है उसको देखना है और एक दो पॉइंट पर अटैक करना है जो बार बार आपका पूछा जाता है। देखिए बेयर एक्ट की भाषा हम शुरू करते हैं, उसको समझाते हैं। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए धमकी द्वारा विवश किया गया है, तो ऐसी दशा में क्या उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित किया जाए कि नहीं। तो कानून क्या कहता है, बेयर एक्ट सबसे पहले एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद दिया गया है। अर्थात आप लाख भयभीत किए गए हों, आपको लाख धमकी दी गई हो, लेकिन दो कार्यों में धमकी कोई बचाव नहीं देगी।
तो कौन कौन से कार्य हैं? पहला मर्डर यानी कि हत्या, और दूसरा मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं। आइए देखा जाए 94। जहाँ तक 94 की बात है, दो मामलों में व्यवस्था कोई बचाव नहीं देगी। पहला है हत्या का और दूसरा है राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जिसमें सजा क्या हो? मृत्युदंड हो। तो हत्या की परिभाषा धारा 300 में दी गई है मर्डर की, और राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जिसमें सजा मृत्युदंड हो, ऐसे अपराधों का उल्लेख 121 और 132 में किया गया है। फिर आइए पहला अपवाद को 2 लाइन लिखिएगा मेंस में। कानून की यह राय है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु और दूसरे के मृत्यु में चुनाव करना हो तो व्यक्ति अपनी जान दे दे। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी जान और दूसरे की जान में चुनाव करना हो तो कानून ये कहता है कि आप दूसरे की जान न लीजिए, अपनी जान दे दीजिए। अगर आप धमकी वश विवश किए गए हैं, दूसरे की जान ले रहे हैं, तो व्यवस्था कोई बचाव नहीं देगी। उदाहरण एक देखिए। ए को बी धमकाता है कि हे बी, अगर तुम सी की हत्या नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो बी के पास 2 विकल्प हैं, या तो वह अपनी जान से हाथ धोए या धमकीवश सी की हत्या करे। तो कानून ये कहता है कि बी अपनी जान दे दे, लेकिन धमकीवश या विवशतावश सी की हत्या न करे। अगर इस उदाहरण में बी सी की हत्या कर देता है तो बी को कोई डिफेंस 94 नहीं देगी, यानी कि बी को कोई बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा अपवाद ये है कि राज्य के विरुद्ध यानी कि देश के विरुद्ध ऐसा अपराध न करिए जिसमें कि सजा मृत्युदंड हो, भले ही आप लाख विवश हों। यानी कि भले ही आपके ऊपर मृत्यु मंडरा रही हो, आपके परिवार पर मंडरा रही हो, लेकिन ऐसी दशा में भी आप देश विरोधी ऐसा कार्य न करिए जिसमें कि सजा क्या हो? मृत्यु दंड। यानी कि राज्य को भी अपनी प्रतिरक्षा करने का हक है, और राज्य प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अगर राज्य और स्वयं में चुनाव करना हो तो वह राज्य को बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। ये और राज्य को भी अपनी सुरक्षा करने का हक है। तो कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें कि जो राज्य के विरुद्ध हैं और जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है? तो 2 ऐसे अपराध हैं। पहला अपराध है 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना इत्यादि, और दूसरा अपराध है सेक्शन 132 जहाँ के सैनिकों को आप विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करते हैं और उस दुष्प्रेरण के कारण विद्रोह हो जाता है। तो ऐसी दशा में ऐसे लोग दंड के भागी होंगे और अधिकतम सजा मिल सकती है इनको डेथ सेंटेंस। यानी कि 2 मामलों में व्यवस्था कोई बचाव नहीं देगी। अन्य मामलों में व्यवस्था बचाव देगी, लेकिन बहुत कड़ा नियम है, इसीलिए जल्दी कोई इस बचाव को लेता ही नहीं है। देखिए क्या नियम है। देखिए फिर एक बार भाई, बेरेक हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं
छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो। यानी कि व्यक्ति ने अपराध किया हो, व्यक्ति को अपराध करने व्यक्ति को ऐसा करने के लिए धमकी से दिया गया हो, यानी कि धमकीवश ऐसा व्यक्ति विवश हो गया हो, जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से आशंका कारित हो। यानी कि जिस समय विवस्था में वह अपराध कर रहा है उस समय उसको युक्त ये आशंका कारित हो गई है कि अगर मैं यह अपराध नहीं करूँगा तो परिणाम यह होगा कि तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि यही पॉइंट पकड़ना है। जो धमकी होनी चाहिए वह किस मात्रा की होनी चाहिए, और जो मेंस और प्री और इंटरव्यू में क्वेश्चन फंसाता है यही आपका फंसाता है। जैसे कि अगर दे दे मृत्यु के भय में आकर तो कोई बचाव नहीं, एक शब्द पकड़े रहिएगा, तत्काल मृत्यु। यानी कि जब तक कि तत्काल मृत्यु का भय न दिखाया जाए तब तक आपका मान लीजिए कि कोई बचाव नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा बना है। मृत्यु का भय कब दिखाया गया हो, तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया हो। यानी कि केवल मृत्यु का भय नहीं बल्कि तत्काल शब्द रहे तभी बचाव दिलवाइएगा। तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहान की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसी परिस्थिति में अपने को न डाला हो जिससे कि उसे मजबूर होना पड़े। और दूसरी बात स्पष्ट फिर बताई जा रही है कि तत्काल मृत्यु के भय से अगर कम मृत्यु का भय है तो यह धारा अभियुक्त को कोई डिफेंस नहीं देगी। यानी कि जो मृत्यु का भय होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तत्काल। अगर मृत्यु का भय तत्काल नहीं केवल मृत्यु का भय है, केवल घोर उपहत का भय है, अगर घोर उपहत का भी तत्काल भय रहे तो कोई बचाव नहीं मिलेगा। तो बचाव कब मिलेगा, जब ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की तत्काल आपका युक्त रूप से क्या हो, आशंका, और स्वेच्छा से ऐसी कंडीशन में न पड़ा हो। लेकिन दो मामलों में ये भी बचाव नहीं मिलेगा। कौन मामले, हत्या, और दूसरा कौन से मामले, राज्य के विरुद्ध अपराध जिसमें क्या प्रावधान हो, मृत्युदंड का। इसके बाद आपका दो एक्सप्लेनेशन है और इन्हीं स्पष्टीकरणों से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण, भाई तत्काल मृत्यु नहीं, क्या है, पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को माने करेक्टर को, सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है। इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना यानी कि विधित अपराध है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या पीटे जाने के भय के कारण डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है और बाद में यह बचाव लेता है कि वह तो
धमकी द्वारा विवश किया गया था, तो ऐसी दशा में मन कोई अपराध करता है जो कानूनन अपराध हो और बाद में बचाव लेता है कि वह धमकी द्वारा विवश किया गया था, तो क्या कानून उसे कोई बचाव देगा कि नहीं? नहीं देगा। आइए, स्पष्टीकरण 2 काफी महत्वपूर्ण है। डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित यानी कि जब पकड़ लिया गया, अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लुहार जो अपने औजार लेकर एक घर का ताला तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लुहार वाला ही उदाहरण पूछा जाता है, इसको हम बताते हैं, पहले समझा लें स्पष्टीकरण। यदि कोई व्यक्ति विवश किया गया हो और तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया हो और तत्काल मृत्यु का भय दिखाकर उससे अपराध कराया गया हो, तब ऐसा अपराध करने वाला बचाव का हकदार होगा। जैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी कहता है कि डाकुओं की टोली द्वारा एक व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तत्काल मृत्यु का भय दिखाया जाता है। उदाहरण और जैसे कि उदाहरण भी दिया है, एक लुहार है, डाकुओं की टोली ने बंदी बनाया, तत्काल मृत्यु का भय दिखाया और कहा कि तिजोरी का ताला तोड़ो नहीं तो तत्काल मार दिए जाओगे, तो लुहार ने तिजोरी का ताला तोड़कर कोई अपराध नहीं किया। लेकिन यही समस्या देखिए, हल्का सा घुमा देता है। एक लुहार है, डाकुओं की टोली द्वारा उसे अभिगृहित किया गया, मृत्यु की धमकी दी गई और मृत्यु की धमकी वश वह विवश होता है और तिजोरी का ताला तोड़ता है, तो क्या ऐसा लुहार 94 के तहत बचाव का हकदार होगा कि नहीं? बिल्कुल बचाव का हकदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो धमकी है वह मृत्यु की है और बचाव के लिए कौन सी धमकी होनी चाहिए? तत्काल मृत्यु। अगर घोर उपद्रव दे दे, तमाम दे दे, अपहरण दे दे, व्यपहरण दे दे, कोई बचाव नहीं। बचाव कब मिलेगा? जब धमकी क्या हो? तत्काल मृत्यु की हो और कार्य करते समय धमकी क्या हो? कायम हो। यानी कि जब ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके ऊपर तत्काल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा हो और उस दौरान वह कार्य किया है, यदि खतरा टल गया हो अब फिर भी कार्य कर रहा है, तब वह बचाव का हकदार नहीं होगा। आपका मृत्यु का भय, तत्काल मृत्यु का भय, ये बातें याद रखिए। अगर तत्काल मृत्यु का भय रहे तब लुहार को बचाव दिलवाइएगा और अगर केवल मृत्यु का भय रहे तो बचाव नहीं दिलवाइएगा। यही मेन पॉइंट आपको पकड़ना है। देखिए, इस पर एक लीडिंग केस है और वह है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर का। यानी कि बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर का इस विषय पर एक लीडिंग केस है। इस केस को आपका अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम है आपका, इसका उपनाम है डाकखाना लूट कांड या पोस्टमास्टर हत्याकांड या डाकखाना लूट कांड। 3 व्यक्ति डाकखाने पर प्रकट होते हैं, 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं। एक व्यक्ति जो बारेंद्र कुमार घोष है वह बाहर खड़ा रहता है, कैशियर से झोला छीनते हैं, कैशियर आनाकानी करता है,
तो उस दो में से एक व्यक्ति कैशियर को गोली मारता है। हल्ला होने पर दोनों फरार हो जाते हैं और जो बारेंद्र कुमार घोष बाहर खड़ा था वह भीड़ द्वारा पकड़ लिया जाता है। बारेंद्र कुमार घोष यह बचाव लेता है कि वह धमकी द्वारा विवश किया गया था, तब इस कार्य को करने के लिए आया था, लेकिन प्रिवी काउंसिल के जस्टिस लॉर्ड सुमनर ने यानी कि प्रिवी काउंसिल के जस्टिस लॉर्ड सुमनर ने ये स्पष्ट बता दिया कि जब वे लोग अंदर चले गए और आप बाहर खड़े थे उस समय कोई भय नहीं था। उस समय आप वहाँ से क्या हो जाते, गायब हो जाते। यानी कि विवशता का बचाव इस केस में मान्य नहीं किया गया, क्योंकि जब आपका दोनों लोग अंदर घर चले गए डाक खाने में, तब ऐसे व्यक्ति के पास मौका था कि वह अपना वहाँ से गायब हो जाता या फरार हो जाता। आइए इस प्रकार 94 से जो समस्या बनती है वो बताई गई इत्यादि। आइए देखा जाए 95 देखा जाए। 95 से बस प्री में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और वह क्वेश्चन ये बनता है कि तुच्छ अपहानिकारित करने वाले कार्य आपका बचाव दिए गए हैं। इसमें जो आपका बनता है कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, यानी कि मैक्सिम बनता है और उस मैक्सिम का अर्थ जानना है। डिमिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डिमिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स यानी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। अब आइए आपका जनरल एक्सेप्शन का आपका सेकंड पार्ट चला जाए। सेकंड पार्ट देखा जाए, यहाँ से भी आपका बिहार इत्यादि राज्यों ने मेंस में क्वेश्चन बना रखा है। जो मेंस का क्वेश्चन बनता है वह आपका देखिए 197 से बन जाता है। इसके बाद ज़्यादातर 99 से, 100 से, 103 से और 106 से। यानी कि आइए पहले भूमिका देख ली जाए तब इसको शुरू किया जाएगा। थोड़ा बहुत भाई इसको शुरू करने के पहले यह आवश्यक है कि कुछ बातें इसमें की बताई जाए। देखिए जनरल एक्सेप्शन या सामान्य अपवाद, आपका साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन आईपीसी के अध्याय 4 में दिए गए हैं। सेक्शन 76 से लेकर 106 तक। इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक 76 से लेकर 95 तक, जिसमें बचाव का जो आधार है वह मेंसरिया का न होना, यानी कि आपराधिक आशय का न होना, अर्थात 76 से लेकर 95 तक इस मैक्सिम पर आधारित धाराएं हैं कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंस सिट्रिया, अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इरादा न हो। यानी कि एक्टस रिया होती हैं लेकिन मेंस रिया नहीं होती। इसलिए 76 से लेकर और 95 तक की धाराओं में आने वाले कार्यों को बचाव दिया गया है। दूसरा प्राइवेट डिफेंस है या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा या प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है। सेक्शन 96 से लेकर 106 तक, यानी कि धारा 96 से लेकर
106 तक में प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात की गई है। प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात की गई है। इसमें जो बचाव का आधार है वह कार्य का न्यायोचित होना, जस्टिफाई होना, उचित होना। यानी कि इन धाराओं में अभियुक्त ये दिखाता है न्यायालय में कि हजूर, जिस कंडीशन में मैं यह कार्य किया हूँ, यदि आप भी मेरी कंडीशन में रहते तो यही करते जो मैंने किया। अर्थात अगर एक प्रूडेंट मैन, एक प्रज्ञावान मैन से पूछा जाए कि इस कंडीशन में तुम क्या करते, तो जो वह करता, मैंने भी अपने शरीर, समाज के शरीर, अपने संपत्ति की प्रतिरक्षा, समाज के संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए वही कार्य किया है। मेरा कार्य न्यायानुमोद्य है, जस्टिफाई है, न्यायोचित है, उचित है, अतः मुझे बचाव प्रदान किया जाए। इन जहाँ तक आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा की परिभाषा की बात है, मॉडल पहले क्वेश्चन का बना लिया जाए, कैसा मेंस में बनता है। पहला मॉडल ये बनता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा को परिभाषित करते हुए इसकी सीमा बताइए। तो अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा की डिफिनीशन पूछे तो डिफिनीशन अपनी और विद्वानों की लिखनी पड़ेगी, लेकिन लिमिटेशन पूछे, सीमा पूछे, तो सीमा आपका बताई गई है 99 में। यानी कि सीमा पूछे तो कौन सी धारा लिखना है मेंस में, 99। जो दूसरा मॉडल बना है प्राइवेट प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की परिभाषा लिखेंगे और सेक्शन 100 उल्लेख करेंगे। यानी कि सेक्शन 100 उन 7 कंडीशनों को बताता है जहाँ की कोई व्यक्ति स्वयं के और दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा के लिए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु तक कारित कर सकता है। यही क्वेश्चन घुमा दे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति के विरुद्ध, प्रॉपर्टी के विरुद्ध मृत्यु कारित करने तक कब होता है, तो आपका जो जवाब रहेगा ये सेक्शन 103 लिखना है। यानी कि धारा 103 के तहत 4 कंडीशन ऐसी दी गई हैं जहाँ की स्वयं की संपत्ति और अन्य की संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए हमलावर की, अपराधी की मृत्यु तक कारित की जा सकती है, वो भी स्वेच्छा। कितनी कंडीशन 103 में, 4। और सबसे सशक्त धारा जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का, यूपीजे में 2-3 बार समस्या बना है, वह आपका आसन्न संकट के लिए है, आपातकाल के लिए है, और वह धारा है 106। यानी कि सेक्शन 106 के तहत कुछ दशाओं में किसी निर्दोष को अपहानि पहुंचाकर भी अपने शरीर को बचाया जा सकता है। और 106 का जो इलस्ट्रेशन है, दृष्टांत है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। तो इस प्रकार आपका सामान्य बातें बता दी गई। वहीं एक और क्वेश्चन बनता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। और इस पर जो यूपीजे और एपीओ का समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं, तो जो भी 1-2 दिन के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि आपका स्पीड भी बढ़ानी है क्लास की, ताकि
कोर्स भी आगे बढ़े। तो अगला क्लास आपका कल चलेगा।